नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com की खास पेशकश सत्य हिंदी का वेबिनार, जिसमें हम सीधे आपसे जुड़ते हैं और आपसे बात कराते हैं हमारे मेहमान जो हमारे पास होते हैं और आपके सवालों के जवाब भी उनसे दिलवाते हैं। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होगी। हमारे मेहमान भी बहुत ही खास हैं, उनका परिचय कराएं जो कि परिचय के मोहताज नहीं है। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं जो जरूरी हैं आपके लिए और मुफीद होंगी इस कॉन्वर्सेशन के दौरान, जो कि ये है कि अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन के नीचे Q&A का ऑप्शन आ रहा है, उस पर आप जाएंगे और आप सवाल लिखकर मुझे भेज देंगे। मैं आपके सवाल आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, लेकिन हाँ, सवाल लिखते वक्त ये जरूर याद रहे कि वो सवाल किसके लिए है, क्योंकि हमारे आज के जो मेहमान हैं चंद्रशेखर आजाद जी और आशुतोष जी, और आज के हमारे होस्ट हैं मुकेश जी। तो आप इन सबसे भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आज के जो मेहमान हैं वो चंद्रशेखर आजाद जी हैं। और एक बात और ये है कि कुछ समय के बाद मैं आपकी ऑडियो खोलूंगा आप, और जिससे आप सीधे अपनी आवाज में सवाल पूछ सकते हैं और जो चाहें आप अपना सवाल रख सकते हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम को आज आगे बढ़ाएंगे हमारे जो आज के होस्ट हैं मुकेश कुमार सर। मुकेश कुमार। शुक्रिया अंकुर। तो मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि कहां भटक गई दलित राजनीति। हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। हाथरस की घटना ने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चिंता को फैला दिया है। और जिस तरह से अत्याचारों का वहां सिलसिला चल रहा है, वो तो एक चिंता की बात है। दूसरी चिंता की बात यह है कि अत्याचार करने वालों को सरकार की तरफ से संरक्षण भी मिल रहा है, उनका बचाव भी किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब माहौल ऐसा हो गया है, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, तमाम जगहों पर दलितों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, तो हमारी दलित नेता क्या कर रहे हैं? दलितों के हितैषी कहलाने वाली राजनीति कहाँ है? पार्टियां कहाँ हैं? वो कुछ क्यों नहीं कर रही हैं? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में राजनीति, दलित राजनीति बहुत पुख्ता थी, बहुत मजबूत थी, वो बिखर चुकी है। उत्तर भारत में जो काशीराम के जरिए शुरू हुई थी, मायावती के आगे साथ में बढ़ी थी, वो राजनीति भी हम कमजोर होते हुए देख रहे हैं। तो पूरे देश भर में ऐसा लगता है कि जो दलित आंदोलन चल रहा था, दलितों का जो राजनीति में प्रवेश और थोड़ा सा एक हस्तक्षेप पड़ रहा था, वो कम होता जा रहा है। और ना पार्टियां नजर आ रही हैं, ना संघर्ष आ रहा है, जमीनी नजर आ रहा है, और नेता भी पता नहीं कहाँ खो गए हैं। एक भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद हमें अक्सर दिखते रहते हैं मौकों पर, लेकिन अभी इसमें संदेह है, या हम कह सकते हैं कि उनकी पार्टी और वो क्या कर पाएंगे, इसके बारे में अभी हम कुछ खास कह नहीं सकते हैं। एक और चिंता की बात यह है कि ये जो दलित राजनीति है, वो एक ऐसी राजनीति के गोद में जाकर बैठती हुई दिख रही है जिसका वो हमेशा से विरोध करती रही है। ऐसा लगता है कि हिंदुत्ववाद ने उस राजनीति का हरण कर लिया है। तो क्या हमारी दलित राजनीति को एक नया आख्यान चाहिए, नया नैरेटिव चाहिए, नया नेता, नई पार्टी चाहिए, नया संघर्ष चाहिए? महात्मा फुले, अंबेडकर और काशीराम की विरासत निश्चित रूप से दलितों के पास है, मगर क्या अब इस पूरी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कोई नई ऊर्जा की जरूरत है, नए विचार की जरूरत है? आज के कार्यक्रम में हम इन्हीं सब सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ भीम आर्मी के चीफ प्रमुख चंद्रशेखर आजाद हैं और हमारे साथ सत्यहिंदी.com के सह संस्थापक आशुतोष हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। और पहला सवाल मैं आजाद साहब आपसे करना चाहता हूं कि क्या हम मान लें कि दलित राजनीति भटक गई है, अब वो दिशाहीन हो गई है, और दलितों को जब सबसे ज्यादा जरूरत है उनकी, तभी वो परिदृश्य से गायब हो गई? देखिए, दलित राजनीति तो नहीं भटकी है। सबसे पहले तो सत्यहिंदी.com के जितने भी जिम्मेदार साथी हैं, पत्रकार हैं, सहयोगी हैं, और जो उसकी ऑडियंस है, उनको मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमस्कार। आपके सवाल का जवाब मेरे पास ये है कि दलित राजनीति नहीं भटकी है, दलित नेता भटक गए हैं। उनका समाज के प्रति जो समर्पण था वो तो खत्म हो गया, पार्टी समर्पण उनका जिंदा है।
इसे माननीय काशीराम साहब जो मेरे आदर्श हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, वो काशीराम साहब ने किताब लिखी है चमचा युग। अब चमचा युग बढ़ रहा है जिसमें ईमानदार लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो गुलाम दलितों को पसंद करती हैं, बोलने वाले, सवाल करने वाले, अपनी आवाज को उठाने वाले दलित को पसंद नहीं करती हैं। इसलिए जो है दलित नेताओं के भटकने के कारण आपको लगता है कि दलित राजनीति भटक गई, जबकि ऐसा नहीं है। दलित राजनीति तो शुरू हुई है। दलित राजनीति का स्वर्णिम दौर जो है अब शुरू हुआ है, जिसमें दलित नेता जो है, जो नौजवान नेता है या कार्यकर्ता है, वो अपने अधिकारों के लिए ना सड़क पे, ना झूठे मुकदमों से डरते हैं, ना जेल से डरते हैं, ना लाठी से डरते हैं। जब भी कहीं अन्याय अत्याचार होता है तो वो उसके खिलाफ संघर्ष करते हैं, और ये आप अब सड़क पे देख भी रहे होंगे। है दलित नेता भटके हैं। अब समाज ने ठेकेदारों को अलग करने का तय कर लिया है। अब नेता वही होगा जो समाज के लिए लड़ाई लड़ेगा। मैं अगर कड़वे शब्दों में कहूं मुकेश जी, दलित नेता जो सभी पार्टियों में बैठे हुए हैं, एक पुरानी जानकारी आपसे साझा कर रहा हूं। 2 अप्रैल का मामला हुआ, जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट था, वो चुप रहे। आरक्षण पे हमला होता है, 131 SC/ST के MP बैठे हैं, वो चुप रहते हैं। निजीकरण कर रही है सरकार, केंद्र की सरकार जो है लगातार आरक्षण खत्म करने के लिए पिछले दरवाजे निजीकरण कर रही है, उस पे वो चुप रहते हैं। लेटरल एंट्री कर रही है, उस पे वो चुप रहते हैं। और अभी प्रमाणिकता के तौर पे हाथरस की घटना हुई, जो दलित नेता बीजेपी में बैठे हुए हैं, वो उनके मुंह पे जो है चुप्पी उनके मुंह पे थी कि उनकी पार्टी उनको ऑर्डर नहीं देती है बोलने की, तो वो नहीं बोलेंगे। वो अपराधियों के पक्ष में तो खड़े हो सकते हैं, लेकिन पीड़ितों के पक्ष में नहीं खड़े होंगे। तो इसलिए जो है दलित राजनीति मजबूत, स्वतंत्र राजनीति खड़ी होगी। जी आशुतोष जी, मैं आपसे, चूंकि आजाद साहब ने नेतृत्व का सवाल उठाया है, तो कल जो क्रांतिकारी नेता दिखते थे, चाहे वो पासवान हो, मायावती हो, या महाराष्ट्र के कई और नेता, वो आज हम देख रहे हैं कि सुविधावादी राजनीति के गोद में जाकर बैठ गए हैं। तो जिस क्रांतिकारी नेतृत्व और राजनीति की बात अभी भीम आर्मी के चीफ कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कल इसका भविष्य यही नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी है? मैं तो सोच रहा था कि मैं अभी चंद्रशेखर जी से सवाल पूछूंगा, आपने तो मुझसे ही सवाल कर दिया। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, लेकिन उसके बाद मैं जरूर चंद्रशेखर जी को, क्योंकि वो हमारे मुख्य अतिथि है और उन्हीं से हम सवाल रखेंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो एक एक्सपेरिमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था, काशीराम जी के नेतृत्व में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, उस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने की जो मेधा, जो ऊर्जा और जो समझ, जो विजन होना चाहिए था, वो आगे नहीं रह गई। तो दलित राजनीति तभी आगे बढ़ेगी जब वो बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को लेकर आगे बढ़ेगी, ज्योतिबा फूले के विचारों को लेकर आगे बढ़ेगी, काशीराम के विचारों को आगे लेके बढ़ेगी। और सत्ता से अगर आपको संघर्ष करती रहेगी तभी बढ़ सकती है। आपने देखा पूरी आजादी की लड़ाई में बाबा साहब अंबेडकर लगातार संघर्ष करते रहे, चाहे वो अंग्रेजों के साथ संघर्ष करना हो, चाहे वो महात्मा गांधी के साथ भी संघर्ष करते रहे। उन्होंने महात्मा गांधी से कभी किसी तरीके का समझौता नहीं किया और वो लगातार लड़ते रहे। ये कि सरकार में आने के बाद भी वो लड़ते रहे, और यही कारण था कि काशीराम जी ने भी लगातार समझौता नहीं किया और वो आगे बढ़ते रहे। लेकिन अब अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम देखते हैं तो एक समझौतावादी राजनीति हमको दिखाई पड़ती है। आप देखिए, रिपब्लिकन पार्टी जो महाराष्ट्र के अंदर बहुत तेजी के साथ उभरी थी, वो रिपब्लिकन पार्टी भी कई कई खंडों में बट गई, क्योंकि उनको भी सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए थी। तो मेरा सवाल जो चंद्रशेखर जी आपसे ये है कि आज की तारीख में अगर हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं या देश के स्तर पर देखते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि इस बात की क्या गारंटी होगी कि चंद्रशेखर आजाद जी कल कोई राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे या सत्ता के साथ किसी तरीके से हिस्सेदारी की बात नहीं करेंगे या सत्ता से समझौता नहीं करेंगे? क्योंकि आज जो लोग हैं वो या तो रिपब्लिकन पार्टी, चाहे बीजेपी के साथ जुड़ के खड़ी हो जाती है, चाहे कांग्रेस के साथ खड़ी हो जाती है, चाहे मायावती जी हैं, चाहे वो अखिलेश यादव के साथ खड़े होने की कोशिश करती हैं, या फिर वो बीजेपी और कांग्रेस सबके साथ खड़ी रह चुकी है। रामविलास पासवान का भी वही हाल है, वो भी कहते हैं हम लोग तो सत्ता में जहां भी हमको मौका मिलेगा हम हिस्सेदारी करेंगे। तो एक बड़ा सवाल ये है। देखिए भाई, पहली बात तो है मैंने राजनीतिक दल बना लिया है। आपने कहा कि राजनीतिक दल कल नहीं बनाएंगे, मैं बना चुका हूँ। 15 मार्च 2020 को मान्यवर साहब काशीराम जी के जन्म दिवस पे मैंने राजनीतिक दल बनाया, जिसका नाम है आजाद समाज पार्टी काशीराम। अब आपका जो सवाल है, देखिए कल तो भविष्य, लेकिन मैं आपको आज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी उम्र जो है वो 37-38 साल है। जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं वो हमारे सब
विद्वान नेता हैं, लेकिन उनकी उम्र जो है वो 50, 55, 60 को क्रॉस कर चुकी है। आप उनके तुलना में अगर स्वर्ण लोगों की राजनीति को भी लेंगे तो आप ये देखिए कि उन्होंने भी समझौते किए। जब नीतीश कुमार का एक बड़ा बयान था, मैं आपको बिहार ले चलता हूँ, कि मैं इसी चुनाव में कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा समझौता नहीं करूंगा। अभी भाजपा के साथ समझौते सरकार बना रहे हैं, लोकसभा भी लड़े। जब आदमी संघर्ष का रास्ता छोड़ देता है तो वो समझौते के रास्ते ही तय करता है। मान्यवर काशीराम साहब ये कहते थे कि समझौतों से दलाल पैदा होते हैं और संघर्षों से लाल पैदा होते हैं। मेरा तो निर्माण ही आंदोलन से हुआ है और मैं मान्यवर काशीराम साहब को अपना नेता मानता हूँ। तो मैंने संघर्ष का रास्ता चुना है। अगर मुझे सुविधा का रास्ता चुनना होता तो मैं कोई पार्टी क्यों बनाता? मैं तो बीजेपी या कांग्रेस या किसी और पार्टी में चला जाता। मेरी पहली इच्छा थी जाने की बहुजन समाज पार्टी में। फिर मैं जो विचारधारा की लड़ाई जो वहां बदल चुकी है, देखिए मेरी किसी जाति धर्म से लड़ाई नहीं है, लेकिन मैं राजनीतिक हित जो है, राजनीतिक जो अपना कार्य है, जिसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग मेरे उस कार्य के विरोध में, अधिकारों के विरोध में खड़े रहते हैं, वो मैं चाहता हूं कि बहुजन समाज ना, तो मैं 85% बहुजन समाज की राजनीति के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। वो बसपा उस रास्ते पे आ नहीं सकती है, मैं उस दूसरे रास्ते पे जा नहीं सकता हूँ। तो मेरे लिए तो अभी शुरुआत है। मैं जो कुछ करूंगा वो समाज के सामने है। मैं गलत करूंगा तो समाज मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं इसीलिए मुझे समाज की स्वीकारता बड़ी है, क्योंकि मैंने आज तक जो कहा है उसको मैंने किया है। मैंने उसमें कभी समझौता नहीं किया है आजाद और ना साहब, मैं जीवन में समझौते की राजनीति करने वाला हूँ। जी आजाद साहब, देखिए सवाल ये है कि आप राजनीति में हैं और राजनीति की अपनी शर्तें होती हैं। जब आप राजनीति में होते हैं तो आप सत्ता के लिए भी प्रयास करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि हम पावर में होंगे तब ज्यादा अपने समुदाय को, समाज को संरक्षण दे पाएंगे, उनके लिए लड़ पाएंगे। और फिर जब उस रास्ते पर आप आगे बढ़ने लगते हैं तो आपकी समझौता करना मजबूरी बनता चला जाता है। तो ये आज आप अभी शुरुआत कर रहे हो। जब मायावती शुरुआत कर रही थी तब वो भी आपकी तरह क्रांतिकारी थी। उनके भी आप वक्तव्य देखिए, उस समय हम लोग तो कवर करते ही थे। वो उसमें कहीं कोई लाग लपेट, कोई ऐसी बात नहीं होती थी जिससे लगे कि वो पाला कभी बदल सकती है। लेकिन बाद में फिर वो सत्ता की राजनीति में आते आते कभी बीजेपी, कभी समाजवादी पार्टी, कभी किसी और दल के साथ जुड़ती गई। तो ये आपकी दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमारे राजनीतिक ढांचे की है। उसमें दलित रास्ता अगर सत्ता की तरफ जाने लगता है तो वो भटक जाता है। देखिए दलित अगर, क्योंकि मैंने कहा ना कि हम लोग यहाँ सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं लड़ रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, जिसमें दलित राष्ट्रपति तो हो सकता है लेकिन उसके अधिकार जो है वो सीमित है। आज भी दलित राष्ट्रपति होते हुए आजादी के इतने साल बाद भी मंदिर में नहीं जा सकता है। बहुत सारी चीजें हैं। मैं अगर उस पर डीपली बहस करूंगा तो आप ये सोचेंगे कि मैंने आपको पूरा इतिहास, एक पूरा रिकॉर्ड बना के दे दिया है। घटनाएं और सब चीजों में जाता हूं। मैं ये कह रहा हूं, दलित पहले भी सत्ता में रहे हैं, दलित और इस देश में सत्ता केंद्र भी दलित हैं, अभी तक उनका यूज किया गया है। होना चाहते हैं, अब वो सरकार बनाना चाहते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा कि जिन लोगों के भरोसे पहले समझौते हुए हैं, जो पहले समझौते हुए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वोट इस देश में किसके पास है। अगर आप सामाजिक भाईचारा बनाए, बहुजन समाज बनाए, तो 85% बहुजन समाज के पास वोट है। जब वोट आपके पास होगी, आपकी सीटें ज्यादा आएंगी, तो आपको दूसरी जरूरत क्या पड़ेगी। लेकिन जब आप लाइन से हटके संघर्ष का रास्ता छोड़ देते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में भी सभी दलों ने छोड़ा हुआ है, कोई संघर्ष नहीं करेगा, सिर्फ ट्वीट करेंगे, सड़क पे कोई नहीं जाएगा, क्योंकि मुकदमा लगाने के लिए सरकार तैयार बैठी है, लाठी बजाने के लिए सरकार तैयार बैठी है, जेल भेजने के लिए तैयार बैठी है, तो कोई नेता नहीं नजर आएगा। तो इसलिए जो है संघर्ष का रास्ता और विचारधारा की जो लड़ाई है, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे की लड़ाई, सबके लिए न्याय, कानून व्यवस्था, रोजगार, ये सब चीजों पे जो काम है जनरली आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको किसी के चरणों में पड़ के जो है उससे समझौता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी विचारधारा की लड़ाई को मजबूत कीजिए और संघर्ष जारी रखिए। चंद्रशेखर जी, मेरा सवाल आपसे एक ये है कि आज की तारीख में दलित आंदोलन को जितना तीक्ष्ण होना चाहिए, क्या दलितों की स्थिति आजादी के बाद पहले से बेहतर हुई है? मुझे तो नहीं लगता पहले से बेहतर हुई है। जब उनकी स्थिति पहले से बेहतर नहीं हुई तो सामाजिक आंदोलन की जगह हम राजनीतिक आंदोलन में क्यों पड़ते हैं? बाबा साहब ने पूरी जिंदगी सामाजिक आंदोलन किया, चाहे वो मंदिर प्रवेश का मसला हो, चाहे वो तालाब में पानी पीने का मसला हो, और उस पर उन्होंने संघर्ष किया, लोगों ने उनको स्वीकार किया। लेकिन राजनीति जब आ जाती है तो वो सारे मुद्दे गौड़ हो जाते हैं, फिर मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और होता क्या कि दलित पीछे हो जाता है, जिसको हमने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी दलितों को घोड़े पर चढ़ने नहीं दिया जाता,
उसको मूछ को जो रखने नहीं दिया जाता, उसको जो है अपनी शादी परंपरागत तरीके से करने नहीं दिया जाता। तो लोग सत्ता में जरूर आ गए, बीएसपी सत्ता में जरूर आ गई, लेकिन दलित जहां था वहीं रह गया। तो दलित कैसे आगे बढ़ेगा? जो बंधुत्व का नारा था बाबा साहब अम्बेडकर का, वो कैसे पूरा होगा कि सामाजिक सम्मान उसको बराबरी से मिले? देखिए, आपने कहा कि बाबा साहब ने सामाजिक आंदोलन बहुत किए, तो बाबा साहब ने ही तो कहा है कि पॉलिटिक्स मास्टर की। उस पीढ़ी में समाज में इतनी ज्यादा राजनीतिक चेतना नहीं थी। फिर बाबा साहब ने यह भी कहा कि अगर आप राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करते तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये कि अयोग्य लोग आप पे शासन करते। आज यही तो हो रहा है। अगर इतना बड़ा वर्ग राजनीति नहीं करेगा तो फिर चाय बेचने वाले राजनीति करेंगे। जो दलित पढ़ लिख कर आईएएस आईपीएस बन सकता है वो क्या राजनीति नहीं कर सकता है? देखिए, सवाल है नीयत का। आपने कहा कि बसपा ने सरकार बनाई, दलितों की स्थिति नहीं बदली, लेकिन जिन बड़ी सरकारों ने, कांग्रेस या बीजेपी ने, उन्होंने भी आज तक दलितों का वोट लिया है, यूपी से बाहर भी लिया, क्या वहां बदली? देखिए, दलित सिर्फ वोटर है अभी। मैं आपको बताता हूं, आपने कहा कि आजादी से पहले और आजादी के बाद। आजादी के पहले दलित को अधिकार नहीं थे। संविधान ने दलित को और बहुत सारे लोगों को देश में आजाद अधिकार दिए। आज का जो दलित है ना, वो सामान्य सीट पे भी चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहा है। वो वोटर नहीं बना रहना चाहता, वो सिर्फ झंडा नहीं उठाना चाहता, वो नेता बनना चाहता है, वो सदन में भी जाना चाहता है। आज का जो दलित है वो स्वाभिमान से समझौता नहीं कर रहा है। आपने कहा कि यूपी में घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है, मूछे नहीं रखने दिया। आज आप ये नहीं देख रहे कि जब घोड़ी नहीं चढ़ने जाता तो जो लोग चढ़ने देते हैं उनको जेल भी होती है। जो लोग मूछों पे वो करते हैं तो दलित खुद भी उनका इलाज कर देता है, लेकिन कानून से भी इलाज करवाता है। और उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में कई मामले हैं, बिहार में कई मामले हैं, उत्तर प्रदेश में तो अपराधों की बाढ़ आ चुकी है। तो लेकिन जो लोग अपराध कर रहे, हाथरस का मामला आप देखिए, कितना गंभीर मामला था, फिर भी अपराधियों का सरकार संरक्षण करती है। लेकिन क्या वो लोग बच पाए? अभी जेल तो है ना, और सीबीआई जांच हो रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है संज्ञान लिया। ये आक्रामक राजनीति जो है आज का युवा दलित कर रहा है, वो लड़ना जान गया है, वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। और बंधुत्व का कब नारा तो बाबा साहब ने दिया था, हम तो उस पर कायम है। देखिए, आज अपराधियों के पक्ष में पंचायत होती है यूपी के अंदर, रेप जैसे हीनियस क्राइम के आरोपियों के उसमें, लेकिन कभी आपने देखा कि दलितों पे इतने अत्याचार इतने लंबे समय से कभी उन्होंने किसी रेपिस्ट के पक्ष में पंचायत की हो? तो बंधुत्व का नारा, भाईचारे के नारे पे हम आज भी कायम है, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहते। रिश्ते बनाना चाहते हैं सब लोगों से, सबका सम्मान करते हैं। राजनीतिक चेतना दलितों में इतनी है कि एक दलित जो है वो ब्राह्मण को भी, ठाकुर को भी, बनिए को भी और तमाम लोगों को जो है राजनीतिक व्यवस्था की लाभ क्या है, वोट की क्या वैल्यू है, काशीराम साहब के कैडर ने तैयार किया है। अभी हमारी राजनीतिक चेतना बढ़ी है, तभी तो दूसरे लोग भी हमारी पार्टी में आके काम करना चाहते हैं। जी आजाद साहब, मेरा सवाल ये है कि जो पिछले 5-6 साल में देश में राजनीति हुई है, उसमें दलित भी पता नहीं क्या हुआ है उनको, उनका बड़ा हिस्सा वो हिंदुत्ववादी राजनीति के खेमे में चला गया है। उनको एक हिंदू गौरव का सब्ज़बाग दिखाया गया है और वो जो दलित इशू है उनसे भटका है। तो ये जो भटकाव आया है, और हमने तो देखा कि बहुत सारे दलित नेता भी उस खेमे में चले गए, उदित राज चले गए, पासवान चले गए, और मायावती जी को पता नहीं कब कहाँ किससे अठावले चले गए। जी, अठावले चले गए। तो इस तरह के बहुत सारे नेता चले गए, उनके साथ दलितों की आबादी भी उस तरफ जुड़ गई, तभी इतने बड़े बहुमत के साथ वो पार्टी सत्ता में उत्तर प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है। तो ये जो भटकाव है आपके मतदाताओं में भी है बड़े पैमाने पर, वो दलित चेतना अभी सीमित दलितों तक ही है, वो बड़े स्तर पर उसका विकास और विस्तार नहीं हुआ है। देखिए, आप अगर दलित नेताओं की बात कर रहे हैं तो मुझे दो चीजें आपसे बतानी पड़ेगी साफ तौर पे। अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, 2 अप्रैल का एक आंदोलन हुआ था 2018 में, जिसमें सारे लोगों पे, नौजवानों पे मुकदमे लगे थे, उनकी हत्या भी हुई थी, वो जेल भी गए थे। इसका कांग्रेस ने बड़ा प्रचार किया वहां पर और लोगों ने वोट दिया बीजेपी से मुक्ति के लिए। लेकिन आपने देखा कि सिर्फ दलित ही नहीं जाते हैं भाई, सिंधिया भी चले गए अपनी पूरी टीम को लेके। ये राजनीतिक स्वार्थ है, इसे आप दलित हितों से नहीं जोड़ सकते। जब आदमी का व्यक्तिगत स्वार्थ दलित हितों से भारी पड़ जाता है तो मुझे लगता है कि ये होता। अब आप जो बात कर रहे थे, मैं इसका कारण बताता हूं कि कारण ऐसा क्यों हुआ।
देखिए, पहली बात तो लीडर में और कार्यकर्ताओं में, आम जनता में संवाद खत्म हो गया है राजनीति में। कोई लीडर जो है दलितों मतलब गरीब दलितों से बात नहीं करना चाहता है, वो भी स्वर्ण हो चुका है, वो उसके लिए वो दलित भी अछूत हो चुके हैं, वो उनसे बात नहीं करना चाहता है। तो हताशा, निराशा है। जब सुरक्षा की बात आती है, जब अधिकार की बात आती है, तो जो दलित राजनीतिक दल हैं वो कहते हैं कि हम आंदोलन नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ ज्ञापन देंगे, हम सड़क पे नहीं जाएंगे, इससे तो ये होगा, इससे तो वो होगा। लेकिन जब एक सवाल ये आता है उनसे कि भाई बताइए हमारी सुरक्षा कैसे होगी, तो कहते हैं अभी हम सरकार में। ये मैंने खुद भोगा है, मेरे जीवन का एक कड़वा सच है। एक बच्चे की हत्या की गई थी, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, मैंने कभी शेयर किया किससे। एक दलित बच्चे की हत्या की गई, 3 दिन तक उसका शव नहीं मिला। वो हत्या करने वाले जो थे, वो आरोपी एक बसपा के विधायक के घर में उसको जो है उसने संरक्षण ले रखा था। जब 3 दिन बाद उस बच्चे की तालाब से लाश मिली, ये मेरे गांव का मामला है, मैं 3 दिन तक वहीं था, मेरी खूब अधिकारों झड़प हुई, 2012 का मामला। मैंने जब उससे पूछा जिस दिन उसकी लाश मिली, तो वो जब वो बीएसपी के जो विधायक और उनके साथ और तमाम नेता वहां पहुंचे, तो मैंने उनसे पूछा कि अब तक कहां थे, इतने दिन से 3 दिन का मामला, तब तक क्यों नहीं आए। तो उन्होंने मुझसे एक ये जवाब दिया, बड़ा कठोर था, मैं उस दिन चीख पड़ा। उसने कहा कि दलितों के पैसे दे के आता हूं, दलितों के काम नहीं करूंगा, काम उनके करूंगा जो फ्री में वोट देते हैं। आप समझ रहे हैं जिस तरह से दलितों के अधिकारों के मामले में, दलितों की सुरक्षा के मामले में नेता ये कह देते कि अभी हम सत्ता में नहीं है, उससे दलितों में एक आक्रोश है और सरकार उसको भुना रही है। लोग वादे करते हैं, दलित आज तक ठगा ही तो गया है। आप बताइए ना कि लोकतंत्र में हम लोग हैं कहाँ। मैं स्पेशल आज दलित के होने के नाते बात करता हूँ, कहाँ है हम लोग। हम सरकार से तो लड़ते हैं, हम सिस्टम से भी तो लड़ते हैं। इस देश में जातिवाद कितना हावी है उसका प्रमाण पत्र जो है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको यही मिलेगा हाथरस में, कि जिस तरह का व्यवहार दलित बच्चे के साथ किया जाता है, जिंदा के साथ तो किया ही जाता है, लेकिन मरने के बाद उसके शव को जिस तरह से कचरे की तरह जलाया जाता है। तो ये अगर वो बच्ची किसी दलित की जगह स्वर्ण की होती, किसी एमपी एमएलए की होती, किसी जज की होती, किसी पैसे वाले की होती, तो क्या होता। तो जो सिस्टम में जातिवाद, सिस्टम में जो गंदगी घुसी हुई है, उससे भी हम लड़ते हैं। निर्दोष होते के हमारे ऊपर मुकदमे लगते हैं, हम जेल जाते हैं, बिना किसी दोष के हमें नजरबंद किया जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो सब चीजें हुई हैं, ये लोगों ने जो संवाद खत्म किया है और लड़ना बंद किया है, समझौते किए हैं। जो उन्होंने भी स्वर्णों की तरह वो जो राजनीति थी कि भाई जी राजा राजा है और प्रजा प्रजा, वो जो राजनीति उन्होंने तैयार की, उसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। मान्यवर काशीराम साहब ने जो राजनीति तय की थी, जो सिद्धांत तय किए थे, आप कराइए, फिर मैं गारंटी देता हूं कि हम लोग सत्ता में आ जाएंगे। उसी का मैं प्रयास कर रहा हूं। चंद्रशेखर जी, अभी आपने जातिवाद के बारे में बात किया कि जातिवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। बाबा साहब ने तो पूरी किताब लिखी थी और उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म जो है, जब तक जाति प्रथा खत्म नहीं होगी तब तक दलितों का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि दलित जो है वो कभी जो है वो दलित से ऊपर उठ के वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्षत्रिय नहीं हो सकता। तो जब तक जाति प्रथा, इसीलिए उन्होंने कहा कि जाति प्रथा को खत्म करो, जाति का बीज नाश, उन्होंने किताब लिखी है। तो आपको क्या लगता है, क्या जब तक कास्ट सिस्टम है, जब तक हिंदू धर्म है, तब तक आपको लगता है कि आप दलितों का उद्धार संभव या नहीं संभव? इस देश में आशुतोष भाई, जब तक जाति व्यवस्था, ये देश नहीं आगे बढ़ेगा। यहाँ लोग जो हैं जाति की वजह से श्रेष्ठ और जाति की वजह से नीच हो जाते हैं। यहाँ लोग जाति देख के शादी करते हैं, यहाँ जाति देख के जो अपना मैनेजर चुनते हैं, जाति देख के जो अपना पीए चुनते हैं, जाति देख के जो है आप अपना मजदूर भी चुनते हैं। यहाँ जाति जो है जब तक जाति नहीं खत्म होगी तब तक मुझे नहीं लगता कि देश में कुछ बदलाव हो पाएगा। देखिए, मान्यवर काशीराम साहब ने जाति का सही प्रयोग किया। उन्होंने जो सताए हुए लोग थे, जिनको सताया जाता है जाति के नाम पे, उनको इकट्ठा किया, और जिन लोगों ने कभी सत्ता का नाम भी नहीं सुना था, जिन्होंने कभी विधायक और एमपी के बराबर में जो लोग नहीं बैठे, तो विधायक और एमपी बनाया, उनको मिनिस्टर बनाया। तो उन समाजों में एक एनर्जी आई, उनके अंदर एक राजनीतिक चेतना जो है जागी। उन्हें लगा कि उनका व्यक्ति भी जो है बन सकता है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, यहाँ प्रजापति है, यहाँ पाल है, यहाँ कुशवाहा है, यहाँ सैनी है, यहाँ साक्य है, यहाँ मौर्य है, यहाँ जो है सैन है, निषाद है। ये तमाम जातियां जिनकी कोई बात भी नहीं करता था, माननीय काशीराम साहब ने पटेल है इकट्ठा किया और इनको वोट की वैल्यू समझाई। और उस वोट की वैल्यू को समझने के बाद जब इनका समाज इकट्ठा हुआ, इनका नेता बना, तो उन्होंने वोट किया। उसके आधार पर काशीराम साहब ने जो है
बड़ी बड़ी पार्टियों को धूल चटाते सत्ता हासिल की, 4 बार हमारी सरकार बनी। इसका जो कारण था ना, वो कारण ये था कि उन्होंने जाति को जोड़ा, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा कि जब तक आप सत्ता में नहीं आओगे तब तक आप इस देश में जाति का विनाश कर ही नहीं सकते। बताइए कोई तरीका थोड़ा है जाति का विनाश करने का, जाति खत्म करना है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने रात में आके कहा 8 बजे कि भाइयों बहनों आज से जो है 500 और 1000 के नोट नहीं चले। तो जब आप सत्ता में आ जाएंगे तभी तो आप ऐसे निर्णय ले सकते हैं। ये देश हित में है। आप बताइए पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ जातियां हैं, और जहां जिन देशों में जातियां उनकी वो आगे बढ़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो जाति एक अभिशाप है, जाति के कलंक को इस देश से हटाना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि जातिवाद नहीं है, लेकिन जातिवाद रोज दिखता है जब किसी दलित बच्चे के साथ रेप होता है या किसी दलित को पिलाया जाता है या किसी दलित की मूछें काट ली जाती है, तो कोई हिंदूवादी संगठन नहीं आता। अगर वो वही घटना जो है दलितों में के साथ कोई मुसलमान कर दे तो तमाम हिंदू संगठन आ जाएंगे, तमाम तरह के जो अपराध होंगे, तमाम तरह की बातें होंगी, तमाम तरह के संरक्षण देने की बात होगी। तो यहाँ चरम सीमा पे है, इसका खामियाजा दलितों को भुगतना पड़ रहा है बड़े बहन। मैं यही पर आना चाह रहा था जो आपने अंत में बात की कि दलितों को और दूसरे किन किन समुदायों के साथ जुड़ना चाहिए। आप लगातार जो मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं या मुसलमानों के खिलाफ कदम उठाए जाते हैं तो आप सक्रिय रहते हैं उस मोर्चे पर। तो आपको लगता है कि ये जातियों और धर्मों का कौन सा गठबंधन है जो जिसे मनुवाद कहा जाता है उसको चुनौती दे सकता है, उसको परास्त कर सकता है और भारतीय राजनीति में दलितों की ओर से एक सार्थक हस्तक्षेप कर सकता है? ये दलित हमेशा सार्थक हस्तक्षेप नहीं रहता है। कल दलित किसी को सताता नहीं है। दलितों की ईमानदारी पे आप कभी सवाल और शंका नहीं करते। दलित भरोसा करता है आंख बंद करके, जो भी उनको भरोसा दिलाता दलित उस पर भरोसा करता। मुझे ऐसा लगता है कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं बताना। मेरे गुरु हैं मान्यवर साहब काशीराम, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था 85 बनाम 15 का, आप उसी पे काम कर दीजिए। जो शोषित वंचित समाज है जिसमें SC ST माइनॉरिटी और महिलाएं आती हैं, पूरे समाज की महिलाएं जिनको आज भी जो है समानता का दर्जा नहीं मिला है, जिनको आज भी जो है पिछले पायदान पर रखा जाता है, जिनको 2 दर्जे का नागरिक देश में माना जाता है, उन सभी लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है। और ये इकट्ठा इसलिए नहीं होना है कि हमें सत्ता में आना, हम इसलिए भी इकट्ठा होना है कि देश से जो है इस देश में सामाजिक परिवर्तन की मांग बहुत ज्यादा है। हमारे महापुरुषों ने सामाजिक परिवर्तन के लिए आंदोलन किए हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, पेरियार साहब, गुरु नारायण स्वामी, बिरसा मुंडा, छत्रपति साहू जी महाराज। तो एक बड़ी कड़ी है, जननायक कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, बाबा साहब अम्बेडकर, माँ फातिमा शेख और मान्यवर साहब काशीराम। एक बहुत बड़ा एक मजबूत जो है एक इतिहास है सामाजिक आंदोलन का। लेकिन सिर्फ सामाजिक आंदोलन से काम नहीं चलेगा। अब दलित सत्ता में भी आना चाहता है, अब दलित अपने लिए, क्योंकि मैं बिहार अभी इलेक्शन में गया, मैंने देखा कि आज भी दलितों के तन पे कपड़े नहीं है, उनके पेट में रोटी नहीं है, उनके सर पे छत नहीं है। हर साल बाढ़ आती है, कम से कम 25-30 लाख लोग जो है बाढ़ से प्रभावित होते हैं। एक बड़ी संख्या गांव में दलितों की रहती है, बैकवर्ड के लोगों की रहती है। उनको ये दंश झेलना पड़ता है, लेकिन उनके बारे में सोचा नहीं है किसी ने। ऐसा नहीं सरकारों के पास पैसा नहीं है, लेकिन नीयत नहीं है बदलने की। प्रधानमंत्री बड़े बड़े बयान देते हैं कि हमने सारे गांव तक बिजली पहुंचा दी। मैं बिहार में घूमा हूँ, मैं आपको 50 गांव गिनवा दूंगा जिनमें बिजली नहीं है, जिनमें पानी नहीं है। आज भी यहाँ जानवर जिस तालाब से पानी पीते, दलित वहां तालाब से पानी पीता है। उसको दलित से महादलित बनाया गया, लेकिन उसके जीवन में बदलाव नहीं किया गया। ये एक कड़वी सच्चाई है जिससे हम रूबरू हो रहे हैं। जितना ज्यादा जा रहे हैं, सीख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं उस दर्द को। चंद्रशेखर जी, एक सवाल और भी है मेरे पास। आपने कहा कि अभी भी तन पे कपड़े नहीं है। आजादी के 70 साल हो चुके हैं। बाबा साहब की कोशिश के बावजूद जगजीवन राम देश के इतने बड़े नेता बने, रामविलास पासवान देश के इतने बड़े नेता बने, मान्यवर काशीराम और मायावती देश की इतनी बड़ी नेता बनी, लेकिन आज भी अगर आप ब्यूरोक्रेसी में देखेंगे, यूनिवर्सिटीज में देखेंगे, प्रोफेसर्स की लिस्ट में देखेंगे, तो वहां दलित 2% है, 3% है, 4% है, 5% है। संसद के अंदर जरूर उनका रिजर्वेशन है, तो वहां MP पहुंच जाते हैं दलितों के, विधानसभा में पहुंच जाते हैं, लेकिन नौकरशाही में नहीं पहुंच पाते, नौकरियों में नहीं पहुंच पाते। तो स्थिति में तो कोई बदलाव हुआ नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आप कैसे उसको बदल पाएंगे? अगर आप भी सत्ता का रास्ता लेंगे तो कैसे बदलाव होगा? देखिए, सामाजिक न्याय आपने सुना है ना? जी।
आपने बाबा साहब की बात की, आपने बाबू जगजीवन राम की बात की, आपने रामविलास पासवान की बात की, आपने उससे पहले अठावले जी की बात की, आपने बहन कुमारी मायावती की बात की। इनमें से कुछ लोग तो अब नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर नहीं है, मान्यवर काशीराम साहब नहीं, रामविलास पासवान, बाबू जगजीवन राम नहीं रहे। उन्होंने अपने समय में, आप समझिए कि आशुतोष भाई, बहुत करीब से बोल रहा हूँ, दिल से, आजादी के 70-71 साल बाद आज इतना भेदभाव, इतना षड्यंत्र है, उस समय कितना रहा होगा, किस परिस्थिति में लड़े होंगे वो। आपको पता है कि बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार थे। जी जी। लेकिन कांग्रेस ने अपनी नीति के कारण जो कारण ही जो उनको प्रधानमंत्री नहीं बना। जी, शक्ति है, शानदार कार्यकर्ता हैं, मेरे पास नीति है, और जो सबसे जरूरी, मेरे पास नीयत है बदलने की। मैं एक चीज और आपसे कहता हूं जी, एक सीमा तक जब तक आप संघर्ष कर सकते हैं तब तक आपको सक्रिय राजनीति में रहना चाहिए, उसके बाद आपको संन्यास ले लेना चाहिए। हमें देखिए, कहते हैं कि बहुजन एक आंदोलन जो है, जो मान्यवर काशीराम साहब ने स्टार्ट किया, सत्य भी है, वो आंदोलन संघर्ष से तैयार होता है, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब ने संघर्ष को बल दिया। उन्होंने कहा कि आंदोलन से नेता पैदा होते हैं। लेकिन आज वो राजनीति तो बदल गई है, आज तो परिवारवाद हावी हो गया है। किसी पार्टी को आप देख लीजिए, चाहे वो बैकवर्ड की हो, दलितों की या स्वर्णों की, सब पार्टियों को आप देखिए। बाबा साहब ने कहा कि रानी का पेट काट दिया, अब तो जो है राजा आपकी वोट से तय होगा। लेकिन लोकतंत्र में गरीब दलित कैसे राजनीति करेगा? चुनाव आयोग ने कहा 30 लाख रुपए तक कि आप खर्च कर सकते हैं विधानसभा में। कितने % दलित हैं जिनके पास इतने पैसे हैं खर्च करने के लिए? योग्यता है, योग्यता की कमी नहीं है, लेकिन जैसे आपने कहा कि सिस्टम में नहीं है, मैं आपको गिनवाता हूं। हम ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, बिल्कुल सच है, क्लास 1 में नहीं है, क्योंकि आज तक किसी भी सरकार के आरक्षण को पूरा करने की नियत रही, लेकिन आरक्षण के नाम पे गाली जो है दलित रोज खाता। ये फीस कम मिलती है, इसको फीस कम देनी पड़ती है, इसको फ्री में 2% सरकारी नौकरी है श्रीमान, 2%। जी, 98% प्राइवेट है, प्राइवेट 98% में दलित नहीं है। 2% सरकारी नौकरी में भी दलित जो है रोज गाली खाता है। उसमें क्लास 1 की जो जॉब्स है उनको पूरा नहीं किया गया है। जो में हमारा एक आदमी बना था, सबको इतिहास में याद रहेगा कि एक दलित सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे, चीफ जस्टिस, और नहीं बना कोई। दलित न्याय नहीं कर सकता, ये क्या आईना है? जहां जहां आरक्षण है वो तो सबको पता है कहां का आरक्षण है और कहां का आरक्षण पूरा नहीं किया गया है। मैं कह रहा हूं, क्या दलित इतनी हिम्मत नहीं रखता जो दलित IAS IPS बन सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट का लॉयर जज बनने के लिए, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए कौन सी योग्यता है, कौन सा टेस्ट होता है? आजाद साहब, आपके बहुत सारे सवालों से हम सहमत हैं, उसमें हमारा कोई आपसे विरोधाभास नहीं है, लेकिन हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दलित राजनीति है वो जो आज इतनी कमजोर दिख रही है, राष्ट्रीय स्तर पर तो ऐसा लगता है बिल्कुल अब खत्म सी हो गई है, क्योंकि एक जिग्नेश मेवानी है गुजरात में जो बोलते रहते हैं, लेकिन अभी मैंने उनको पढ़ा तो उनके स्वरों में भी निराशा दिखाई दी कि गुजरात में इतना बड़ा कांड हुआ, दलितों को बुरी तरह पीटा गया, वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ। रोहित वेमुला का केस हम जानते हैं, खैर लांजी का केस हम जानते हैं, हरियाणा में जो हुआ वो सब जानते हैं, लेकिन कहीं से कोई राष्ट्रीय स्तर पर कुछ चीजें बनती हुई नहीं दिख रही। और दलित आंदोलन मतलब उत्तर प्रदेश नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लेवल पर सोचना पड़ेगा, उस तरह के गठबंधन की बात करनी पड़ेगी। उस स्तर की कोई कोशिश नहीं दिख रही है जो दलित राजनीति के को आगे ले जाने का दावा कर रहे हैं, चाहते हैं सचमुच में, वैसे प्रयास नहीं दिख रहे हैं कि एक राष्ट्रीय स्तर का कोई गठबंधन दलित नेताओं का, दलित पार्टियों का, दलित संगठनों का बने और जिस इस आंदोलन को एक नए ढंग से आगे बढ़ाए। देखिए, तो आपने दलित आंदोलन और दलित राजनीति पे बड़ी एक बात कही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी उम्र कितनी है मुकेश जी? सार्वजनिक तौर पे तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी बता देता हूं।
मैं 56 साल का हूँ। चलिए, अच्छा है आपने बता दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने कब दलितों ने भारत बंद किया, आपने कब सुना? 2 अप्रैल मेरे ख्याल से एट्रोसिटीज एक्ट को लेकर, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। हाँ, उस फैसले के बाद 2018। जी। तो आप समझिए कि दलित राजनीति और दलित चेतना जो है राष्ट्रीय स्तर पे कितनी मजबूत हो रही है कि वो भारत बंद कर सकते हैं एक पूरे राष्ट्र में। उसी को मैं चैनलाइज कर रहा हूं। वो दलित युवा पूरे देश में जिनके अंदर संघर्ष का जो है जज्बा है, जो ईमानदार हैं, जो कुछ कम्युनिटी को देना चाहते हैं, कम्युनिटी को छीनना नहीं चाहते कि कम्युनिटी से वादे करके सत्ता में अपने अपने पेट भरे। देखिए, माननीय काशीराम साहब कहते थे, जब तक घोड़े ना मिले तब तक गधों से काम चला लो। लेकिन हम तो सारे घोड़ों को तैयार कर रहे हैं रेस जीतने के लिए। तो आपने हरियाणा की बात की, कहा ये जो घटनाएं हैं ना, ये तो बहुत पहले से होती आ रही थी, लेकिन इन घटनाओं के विरोध में एक आक्रोश है वो आपको देखने को मिल रहा है। दलित राजनीति इतनी मजबूत हुई है कि जहां कोई हमारी आवाज नहीं उठाता था, वहां हाथरस वाले मामले में सभी राजनीतिक दलों को जाके जो है दलितों के परिवार से बात करनी पड़ रही है, उनके घर में घुसना पड़ रहा है, उनके साथ बैठना पड़ रहा है, उनके लिए आके लाठी डंडे खाने पड़ रहे हैं। आप समझ रहे हैं कितना जो है दलित राजनीति में बदलाव हो रहा है, कितना लोग समझ रहे हैं। ये भी दलित भी, अब जो दूसरे दल भी समझ चुके हैं, दलित भी समझ चुका है कि वो गुलाम नहीं है किसी का। उनको ये डर दिखा के कि ये आ जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन हाँ, आज दलित जो है, मैं पूरे देश में बात करता हूँ, आज दलित ये जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक रहेगी, ये कभी भी संविधान को खत्म कर सकती। तो हमारे पास चुनौतियां है को बचाने की, हमारे पास चुनौतियां है अपने हक अधिकारों को, जो हमारा आरक्षण है उसको बचाने की, जो निजीकरण सरकार कर रही है उसको बचाने की। हमारे तो नेताओं को जो जो आप कह रहे हैं ना, कुछ के कोटा तो पूरा है वो क्या नाम, संसद में और विधानसभाओं में, तो हमारे नेताओं को, उनको ये भी नहीं पता कि जो लोग इस नियुक्ति वाले आरक्षण पे हमला करने का प्रयास कर रहे हैं, कल अगर संविधान नहीं रहेगा तो पॉलिटिकल एजुकेशन कहाँ रहेगा? इसको जो है गांव का सरपंच ही बनाएगा, विधायक और एमपी तो बहुत दूर की बात हुई। जहां इतना भेदभाव है, तो नेता भटके हैं। लेकिन एक बड़ा वैक्यूम भी जो है पूरे देश में क्रिएट हुआ है, जहां, और उसको मैं चैनलाइज कर रहा हूँ। उसके लिए संगठन की जरूरत पड़ती है, उसके लिए नीति की जरूरत पड़ती है, उसके लिए सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो बिना किसी संसाधन के, बिना किसी सहारे के दलित युवाओं ने एक बहुत बड़ा संगठन जो है पूरे देश में भीम आर्मी के नाम से खड़ा किया। तभी तो आशुतोष जी इतने बड़े पत्रकार हैं, तो वो मुझसे बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया भी जो है दलितों के बच्चों की, गरीबों के बच्चों की आवाज उठा देती है, उनको दिखा देती है। आप समझ रहे हैं इसका कारण क्या है? क्योंकि एक नया वैक्यूम और एक नई राजनीति जो है दलितों में, स्वतंत्र दलित राजनीति, जो चुप नहीं रहती, जो अपने सवाल पर मुंह नहीं फेरती, जो अपने घर से गरीबों को, दलितों को वापस नहीं लौटाती, वो तैयार हो रही है। अभी उसे तैयार होने में थोड़ा सा समय लग रहा है। दलित राजनीति का केंद्र है और दलित सत्ता में किसी को बना भी सकता है और सत्ता से उखाड़ भी सकता है। मैं आपको गारंटी, जिस तरह से दलित आज जो है तैयार हो रहा है नौजवान, आने वाले कुछ सालों में ये देश की राजनीति जो है, जैसे माननीय काशीराम साहब कहते थे कि बाबा साहब के बच्चों के बिना देश की राजनीति नहीं चलने दूंगा, देश का शासन नहीं चलने दूंगा, ये इस देश में होने वाला है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है, गरीबों की, कमजोरों की राजनीति अब सक्षम होगी और वो सत्ता में बैठेंगे, और वो आके देश को, क्योंकि वो देश से बड़ा प्यार करते हैं, अपने देश से बड़ी मोहब्बत करते हैं, अपने देश को मजबूत बनाने के लिए। जिस तरह से लूट करके देश को कमजोर कर देगा, आशुतोष भाई रोज उठाते रहते हैं, हम तो देखते रहते हैं, रोज सवाल करते हैं। आप, इन्हीं का सवाल था, हम तो रोज करते हैं कि मीडिया में कितने दलित हैं बताइए। मैं जब मीडिया के लोग सवाल करता हूं तो मुझसे कहते हैं, जब आप जातिवादी काम करते हैं, जातिवादी जो अपनी सोच जाहिर करते हैं, तब जातिवादी आप नहीं होते हैं। जिस मामले को, जो मामला उठ जाता है, लोगों के संज्ञान में आ जाता है, सारा मीडिया जो है फोकस कर लेता है। लेकिन ऐसे तो लाखों मामले हैं। देखिए एनसीआरबी का डाटा है, 10 दलित महिलाओं के साथ रोज रेप होता है। क्या दलित महिला यहाँ रेप करवाने के लिए पैदा हुई है कि उनका रेप होता रहे, उनका शोषण होता रहे? ये 10 तो वो हैं जो रजिस्टर्ड होती है भाई। 10 नहीं, 110 महिलाओं के साथ ये होता है। लेकिन आज इस जाति के खिलाफ जो है सोशल मीडिया इतनी बड़ी ताकत है कि इस जाति के खिलाफ आवाज उठती है और उनपे कार्रवाई होती है। उनको बचाने के लिए सरकार भली लगे, आर्मी की वजह से ये जो नौजवान जो संघर्ष कर रहे हैं, बहुजन समाज के जो संगठन की वजह से एफआईआर भी दर्ज होती है और जेल भी जाना पड़ता है अपराधियों को।
तो थोड़ा सा बदलाव हो रहा है। मेरी बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं सेतु की भूमिका में इन सब लोगों को इकट्ठा करूं, और मैं कर भी रहा हूं। चंद्रशेखर जी, आप सवाल हमारे कुछ दर्शक पूछना हाँ चाहते हैं। अंकुर जी, आप सवाल ले लेते हैं, और जो और सवाल पूछना चाह रहे हैं वो लिख के भेज सकते हैं, और कुछ समय बाद में आपकी ऑडियो भी खोलूंगा। दो सवाल एक जैसे हैं, एक अनुभव जी ने किया है, एक सुमन कायल जी ने किया है, और वो लगभग एक जैसे ही सवाल है। उन्होंने पूछा है चंद्रशेखर जी से। वो अनुभव जी कह रहे हैं कि दलित राजनेता भी कुछ समय बाद अपने आप को दलितों में समझने लगते हैं, कि आपको ऐसा लगता है, और इसके पीछे कारण क्या है। बाकी सुमन कायल जी का भी सवाल है कि सत्ता में आने के बाद तो सत्ता का नशा आ जाता है, वो एक ही चंद्रशेखर जी, देखिए, दलित भी सवर्ण समझने लगते सत्ता, हैं। देखिए ऐसा दलित कभी स्वर्ण बन ही नहीं सकता। जाति एक सीढ़ी है इस देश में। वो सज्जन जो हमारे और साथी हैं वो जानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, जाति का विनाश पुस्तक जो उन्होंने लिखी है, जाति का बीज नाश, तो उन्होंने उसमें कहा कि जिस जिस श्रेणी में आदमी पैदा होता है, जो बनाया गया सिस्टम में, यहाँ जिस जाति में पैदा होता है उसी जाति में मरेगा। कोई सीढ़ी नहीं कि चढ़ के आप स्वर्ण हो जाएं। तो ये इसलिए क्योंकि जो पुराने दलित नेता हैं, उन्होंने जिस तरह का कार्यशैली उनकी रही है, जिस तरह के कार्यक्रम उन्होंने दिए, जिस तरह के अनुभव लोगों के हैं, इसलिए वो इस बात को कह रहे हैं। मैं मानता हूं उनकी बात को कि कुछ उनकी बातों में वजन हो सकता है, लेकिन ये तो सभी लोग तो दलितों की बात कर रहे हैं। जो विधायक पूरे 5 साल जो आपके पैर पकड़ता चुनाव से पहले, 5 चुनाव के बाद आपके पास नंबर भी नहीं होता उसका, वो मिलेगा भी तो आपसे ढंग से बात नहीं करेगा। सत्ता तो सबका दिमाग खराब कर देती है। सवाल ये है कि मेरे पास में विकल्प था कि मैं किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन करता, जब हमारे अपने लोगों ने मुझे निराश करके मना कर दिया कि हमारा भतीजा नहीं, हम इसे नहीं जानते, इस काम से कोई, जबकि मेरा समर्पण हमेशा कम्युनिटी के प्रति था और आज भी है और जीवन भर रहेगा। तो मैंने कोई राजनीतिक दल ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई है, अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने की लड़ाई है। उनका सपना पूरा नहीं हुआ है, शासक का जो शासन का जो सपना था पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैंने अपनी नया राजनीतिक दल बनाया। और सत्ता का नशा सब पे चढ़ता होगा, उन पे नहीं चढ़ता जिनकी, अगर एक प्रदेश में सत्ता आ जाएगी उससे पूरे देश में दलितों का भला। तो जब तक बहुजन समाज शासक नहीं बनेगा और बहुजन समाज का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, तब तक हम पे नशा नहीं चढ़ेगा। हम पे नशा चढ़ा हुआ है परिवर्तन का, क्रांति का, अपने लोगों के हालात में बदलाव का। एक तो और सवाल, हाँ एक और सवाल ले लेते हैं, जो कि है अरीब जी का, जो पूछ रहे हैं कि हजारों साल से उत्पीड़न के कारण दलित के अंदर भी खुद हीन भावना आ गई है, जो कि शायद वो अपने आप को उसकी नियति मानने लगा था, और ऐसा होने के पीछे क्या कारण है, और उसकी चेतना कब जागेगी? जाग चुकी है, उसका प्रमाण पत्र देने की मुझे आवश्यकता नहीं। 2 अप्रैल उसका उदाहरण है। 23 फरवरी को भी हमने भारत बंद किया था, जब सुप्रीम कोर्ट से रिजर्वेशन पे एक स्टेटमेंट आई थी कि रिजर्वेशन जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। दलित चेतना और दलित हीनता की जो बात आप कर रहे हैं, चेतना तो बहुत है, हीनता की बात यह है कि सिस्टम हमें यही करवाता है, रोज रोज हमें ये बताता है कि हम कमजोर हैं, दलित कर नहीं सकता है। दलित कोई बच्चा टॉप करता है तो ऐसे दिखाया जाता है जैसे कुछ नया हो गया हो। जिस तरह के कास्टिज्म में और कास्ट एट्रोसिटी में जी के, और जिस तरह के हालात में जी के हम लोग आते हैं, जिस संघर्ष में हम जी के आते हैं, अपने गांव के हालात से लेके और शहर के हालात तक, दलितों को जाति बताने में कमरे नहीं मिलते हैं। दलितों को आप कभी अगर मौका मिलेगा, मैं आपको पहाड़ ले चलूंगा, उत्तराखंड बहुत नजदीक है यहाँ। अगर दलित अपनी जाति बता दे कि वो चमार है या वाल्मीकि है या पारसी है, धोबी है, तो आप विश्वास कीजिए कि उसको दूध वाला दूध नहीं देता है। जहां कुछ लोगों में इतनी हीन भावना हो, तो वहां दलित हीन भावना नहीं रखता है। दलित तो संघर्ष कर रहा है। आप ये देखें, हमें पेशन मिला तो हमने अपने आप को साबित किया, हमें लोकतंत्र मिला तो हमने अपने आप को साबित किया। क्षमता बहुत है, बस मौके की देर है। वो मौका जो है संघर्षी लोगों को मैं दूंगा, मैं इसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। मौके की देर। जो ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हुई है, अटेंडीज जो हैं, वो अगर वो डायरेक्ट सवाल पूछना चाहते हैं चंद्रशेखर जी से, तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा होगा, और आप हैंड रेज करेंगे तो मैं आपकी सीधे बात करा दूंगा उनसे। अगला सवाल एक जो लिख के भेजा है वो शिवम यादव जी का है। वो पूछ रहे हैं कि हाथरस घटना के बाद मायावती का जो व्यवहार रहा है, उसके बाद दलित वोटर क्या मायावती पर भरोसा कर पाएंगे? ये शिवम भाई का सवाल जो है बहन जी का ही जवाब दे सकती है, मैं तो नहीं दे सकता हूँ। या फिर आप आम लोगों से पूछे तो वो जवाब दे सकते हैं। चंद्रशेखर जी, मेरा सवाल ये कि आप मायावती जी के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, मैं किसी के बारे में क्या सोचने लगा, मैं तो प्रधानमंत्री के बारे में भी नहीं सोचता हूँ। मैं दलितों को हक तो है देश में, लेकिन इतने हक नहीं है कि वो सोचने लग जाए। अभी तो उनके संघर्ष का दौर चल रहा है। देखिए, मुझे बुआ जी से कोई गुस्सा नहीं है।
जिस एज में वो हैं और जिस तरह षड्यंत्र जो है दलितों के खिलाफ होता है, तो वो अब समझौते के अलावा कुछ कर ही नहीं सकती। मुझे तो ये भी शंका है कि आने वाले चुनाव में जिस तरह सीबीआई और टैक्स का प्रयोग उनके खिलाफ होता है, तो हो सकता है वो बीजेपी से गठबंधन भी कर लें। जिस तरह से आज वो बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल नरम बनी हुई है, वो जहां हमला करना होता है बीजेपी पे, वो कांग्रेस पे हमला कर ले, जबकि कांग्रेस और बीजेपी अलग नहीं दिखती, दोनों एक जैसी दिखती है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में तो आती है हाथरस, लेकिन भाई राजस्थान में इतने मामलों से वहां नहीं जाती है। तो इससे ये तो स्पष्ट होता है कि उनकी नीति एक जैसी है। लेकिन अब बुआ जी किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, किस तरह की राजनीति करना चाहती है, तो वही तय करेंगे, मैं तो नहीं तय कर सकता हूँ जी। अब मैं संघर्ष की राजनीति कर रहा हूँ, मैं अपने विषय में जरूर बता सकता हूँ, मैं अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगा। मैं बाबा साहब अम्बेडकर का खून हूँ, मैं अपने संघर्ष से पीछे नहीं हटूंगा। अगला सवाल आलोक जोशी जी का है, जो कि हैंड रेज कर रहे हैं। मैं उनकी आवाज खोल रहा हूँ, अलाउड टू टॉक कर रहा हूँ, आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं सर। आलोक सर अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, नमस्कार चंद्रशेखर जी। एक ही मैं तो सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, आपने पार्टी भी बना ली है, आपको ये डर नहीं है जो तमाम एनालिस्टों को है कि दलितों का जो बड़ा वोट बैंक है उसके 2 टुकड़े होंगे, हो सकता है 2 से ज्यादा हो जाएं, और जो वोट एक समग्र एक जगह होकर पड़ना चाहिए और वो एक बदलाव का वाहक बने, उसके बजाय उसका बिखराव होगा? मैं जवाब दूं? जी आलोक भाई, अच्छा सवाल है आपका। बस जान लीजिए स्वर्णों की यहाँ इतनी पार्टियां हैं, यहाँ कांग्रेस है, बीजेपी है, यहाँ आम आदमी पार्टियां लेफ्ट हैं, सबको उनकी चिंता करनी चाहिए थी। वो तो इतने टुकड़ों बटे में सत्ता कर रहे हैं। जो परिवार है दलित, उसकी चिंता की बात आप कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि विकल्प बहुत जरूरी है। अगर आप आपके अधिकारों की बात ना हो, आपके मुद्दों पे बात ना हो, आपके लिए ना हो, तो जो लोग काम अच्छा कर रहे हैं आप उनको चुन सकते हैं, इसमें गलत क्या है। और रही दूसरी बात, मुझे लगता है आप उत्तर प्रदेश की राजनीति पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो मैं ये बता दूं कि पूर्ण बहुमत की सरकार जिनकी थी वो 17, 18, 19 सीटों पर चले आए। उनकी लोकसभा में 0 सीटें भी गई। उनकी अब जो है 10 सीटें मुश्किल गठबंधन के बाद उत्तर प्रदेश में आई हैं लोकसभा में। आप ये समझिए उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, क्योंकि मेरा राजनीतिक दल अब तक नहीं था। उनके नीतियों की वजह से, उनके कार्यक्रमों की वजह से, जिस तरह से उन्होंने कार्यकर्ताओं से दूरी बनाई है, जिस तरह से उन्होंने धनबल की राजनीति को बढ़ावा दिया है, उसकी वजह से ये हुआ। इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरा राजनीतिक दल तो अब आया है। मैंने तो अभी तो कुछ चुनाव लड़ा, मैं पहला चुनाव बिहार में, यूपी में हूँ, तो इसलिए मुझे चिंता है। मगर मैं जानना चाहता हूँ कि बिहार में भी यही आरोप लग रहा है। मुकेश जी, मैं जानना चाहता हूँ आप सब लोगों से, क्या जब लोगों को राजनीति करने का अधिकार है, इतनी पार्टियां बनाने का अधिकार है, तो दलितों की चिंता दलितों को करने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? दलित बेवकूफ नहीं है ना, क्यों बटेगा दलित? दलित उसे वोट देना जो अच्छा काम करेगा, जो उनकी आवाज को बुलंद करेगा, जो उनके लिए दिन रात सड़क पर रहेगा, उनके लिए लाठी खाएगा, गोली खाएगा, मुकदमा झेलेगा, उनकी आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएगा। दलित उसे वोट करे। क्यों दलित जो है किसी एक व्यक्ति पीछे रहे? मैं कल गलत करूं, मुझे भी छोड़ दें, क्या दिक्कत है? जो अच्छा काम करेगा उसके साथ रहें, विकल्प जरूरी है ना। एक हमेशा आप सर्दी में रजाई की यूज करते, सर्दी में रजाई की जरूरत होती है, गर्मी में नहीं होती, समझ रहे हैं ना। सर्दियों में हम गर्म पानी यूज करते हैं, गर्मियों में ठंडा पानी यूज करते हैं। तो अगर नौजवान दलितों की राजनीति, स्वतंत्र राजनीति जो लड़ती है, जो बोलती है, खड़ी हो रही, क्या दिक्कत है? अब हमारे पास समय थोड़ा कम है, तो 1-2 सवाल और ले लेते हैं जो कि ऑडियंस के हैं। मुकेश जी कुछ कह रहे थे, मैं किसी को निराश नहीं करता हूं, मेरी आदत है। अच्छा। एक मिनट मुकेश, मेरा सवाल का जवाब आप चंद्रशेखर जी, मैं थोड़ा आपसे इजाजत चाहूंगा, मुझे तो निकलना है ठीक 5 बजे। भैया जय भीम, मंगल कामना आपके लिए। थैंक यू। लेकिन दर्शकों का समय है ये, इसलिए दर्शक अपने सवाल पूछ लें, वो ज्यादा बेहतर है। जी हाँ जी, जो कि अनुराग अंकुर जी हैं, वो सवाल पूछना चाहते हैं। मैं आपकी ऑडियो खोल रहा हूँ, आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं। अनुराग जी, आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को। हाँ अनम्यूट, हाँ जी, सवाल पूछो। हाँ जी, हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी। चंद्रशेखर सर नमस्कार। मैं भी आप ही की तरह लॉ ग्रेजुएट हूँ सर, तो आपका मैं काफी फॉलो करता हूँ आपको। तो बेरोजगार भी है क्या अनुराग? अभी तो है ही सर। मैं बिहार का निवासी हूँ, तो आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ सर। ठीक है,
पहला सवाल ये है कि हमने देखा है कि दलित समाज के जो सो कॉल्ड पुरोधा माने जाते हैं, जैसे कि रामविलास पासवान साहब हुए और मायावती जी, ये लोग तो दलितों के नाम पे तो खूब राजनीति करते हैं और काफी अपना उनके नाम पे अपना खूब मतलब खुद तो काफी धन कमा लिए, लेकिन दलितों का कुछ वैसे उत्थान नहीं हुआ है। तो आपका इसमें क्या मानना है कि ये बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन स्पेशली चिराग पासवान साहब का मैं बोलना चाहूंगा कि उनका अपना कंस्टिट्यूएंसी में कुछ विशेष कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन वो सीएम कैंडिडेट के रूप में घूम रहे हैं। अनुराग, क्या कहना चाहेंगे? जी जवाब सुन लीजिए। अनुराग, ये तो राजनीतिक दल अभी आए हैं और इनको तो ये तो सीएम वगैरह नहीं बने सभी लोग। मंजू को तो मौका मिला है, लेकिन बहुत सारे राजनीतिक दल तो ऐसे जिन्होंने आज तक हमसे वादे किए हैं, चाहे वो कांग्रेस रही हो, जनसंघ रही हो, बीजेपी रही हो, लेफ्ट रही हो, सब लोगों ने किए हैं। तो हम अब तक ठगे गए हैं, मिला नहीं है, क्योंकि मांगने से कुछ नहीं मिलता अनुराग, छीनना पड़ता है। मांगने सिर्फ भीख मिलती है। आप पढ़े लिखे लोग हो, बेरोजगार हो, देख रहे हो, सब चीजों को समझ रहे हो। जिस तरह से राजनीति के केंद्र में होने के वोट के कारण आपको पूछते हैं कि वोट आपके पास है, वरना जिस तरह का भेदभाव, यहाँ कोई आपकी गली में आना नहीं चाहता है, कोई आपके साथ बैठना नहीं चाहता है। तो वोट के अधिकार के कारण जो आपको ये ताकत मिली है, आप इसका सदुपयोग करिए ना भाई। आप क्यों जो है बिहार को कमजोर समझ बैठे? कौन सी ऐसी चीजें जो आदमी परिवर्तन नहीं कर सकता है, और कौन सा ऐसा काम है जो नहीं कर सकता है? एक कहावत है कि मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। अगर इस बार बिहार का दलित तय कर ले कि वो जो है गरीबों के बच्चों को विधानसभा भेजेगा, या वो उन लोगों को विधानसभा भेजेगा जो उनके लिए हक की लड़ाई लड़ेंगे, वो भी जो है नौजवानों को लोग मौका देगा, तो वो दिन दूर नहीं है कि आपको किसी का मुस्ताज नहीं रहना पड़ेगा। और आपको वादे तो बहुत होते हैं, वादों पे खरा उतरने की बात है। आप पुराने जो लोग आज वहां चुनाव लड़ रहे हैं, उनके आकलन कर लीजिए कि उन्होंने कितने वादे किए थे और कितने पे खरे उतरे हैं, और तब जाके वोट दीजिए। वरना मौका है आपको आजाद समाज पार्टी और पीडीए गठबंधन को भी चुनने का, उसको मौका दीजिए। अगला सवाल सुमन जी पूछना चाह रहे हैं, तो मैं सुमन जी आपको अलाउ टू टॉक कर रहा हूं, आप सवाल पूछ। सुमन जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो चंद्रशेखर जी, मेरा सवाल ये है कि दलितों को तो शुरू से दबाया गया है, तो उनका मोरल बहुत डाउन है, तो उनके मोरल बूस्ट करने के दिशा में आप क्या करना चाहेंगे, जिससे कि वो खुद उठ के अपने लिए कुछ करना चाहे? कौन कहता है कि दलितों का मोरल डाउन है? दलितों के लाठी में बड़ा दम है, ये सरकार भी जानती है। हमारा झंडा झंडा दोनों मजबूत है। कि दलितों का मोरल डाउन है? नहीं डाउन है। दलित ताकतवर है और अपनी क्षमता को पहचान रहा है। जैसे हाथी अपनी ताकत को नहीं जानता है कि उसमें कितना बल होता है, ऐसे दलित अपनी ताकत को नहीं जानता था, लेकिन वर्तमान में वो अपनी ताकत को जान रहा है और जवाब दे रहा है, सक्षम है। आप समझिए किसी की हिम्मत नहीं है भारत बंद करने की। अगर दलितों में इतना बल है, वो भारत बंद कर सकते हैं एक एक, दो दो, तीन तीन बार। आप समझिए कि उनका मोरल डाउन नहीं है। बस वो जो चैनल है उसको मैं इकट्ठा कर रहा हूं कि जब भी कहीं किसी गांव में, किसी क्षेत्र में, किसी देश में कोई घटना हो, तो उसका संज्ञान सब लोगों तक जाए और उसका विरोध भी जो है बड़े पैमाने पे हो। तो दलितों का मोरल कमजोर नहीं है, दलितों की लाठी में बड़ा दम है, दलितों का झंडा डंडा दोनों मजबूत है, दलित जवाब दे सकता है, कोई घबराने वाली बात नहीं। आगे देखिए, मैंने कहा ना, दलितों की राजनीति का स्वर्णिम दौर शुरू हुआ है। अब दलितों का दौर शुरू हुआ है। दलित अब जो है शासक बनेंगे और उनके जैसे जो लोग हैं, बैकवर्ड के जो लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनकी भी सुरक्षा करेंगे। बॉस मैं इजाजत चाहता हूँ, मेरा समय हो गया। हाँ बस ठीक है, हमारा भी वक्त हो गया है। तो फिर एक सवाल ले लेते हैं लास्ट, ये बहुत बार से देर से हैंड रेज कर ले। छोटा सा सवाल, रियलमी जी आप सवाल पूछ सकते हैं, आखिरी सवाल। तो कोई बात कीजिए आप। वो सवाल अभी देरी कर रहे हैं, हमारे पास भी समय खत्म हो रहा है, 5 बज गए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी हमसे जुड़ने के लिए। मुकेश सर आप आभार। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी, आप आए और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब भी दिया, और दलित राजनीति किस तरह से नया आकार ले रही है और जो बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारियां नहीं है, वो भी आपने शेयर की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद जी, धन्यवाद। दलित अब वोटर नहीं रहा, दलित अब नेता भी बनेगा। षड्यंत्र बहुत होंगे, झूठ बहुत तरह के फैलाए जाएंगे, लेकिन उनसे घबरा नहीं रहा है। आज का जो नौजवान है वो संघर्ष कर रहा है और अपने संघर्ष के जरिए जो है परिवर्तन करेगा, नए युग की तरफ बढ़ेगा, अपने इतिहास को जो है मजबूत करेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।